अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां टांडा में हुए बवाल और प्रदर्शन से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। भीड़ के बीच स्पीच देता दिखाई दे रहा है हिस्ट्री शीटर और AIMIM नेता इरफान पठान। आपको बताएं, टांडा विवादित चेहरा है इरफान, AIMIM से भी वास्ता है, नेता है। भीड़ को समझाने के लिए पुलिस ने इरफान पठान को बुलाया था। बवाल शुरू होने के बाद पुलिस के इर्द गिर्द घूमता रहा इरफान पठान। हिस्ट्री शीटर इरफान पठान पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आपको बताते चलें, घटना के मास्टरमाइंड फराज से इरफान के संबंध भी हैं, ये भी बात सामने आई। और वीडियो सामने आने के बाद सवालों के घेरे में इरफान पठान की भूमिका। तो देखिए, अम्बेडकर नगर में किस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई और भीड़ प्रदर्शन के बाद हिंसा में कैसे लिप्त हुई, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी यज्ञेश कुमार इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। यज्ञेश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए सुनीता जी, हम आपको बता दें कि ये जब मामला हुआ है, जब उपद्रव हुआ, पुलिस के ऊपर पथराव भी हुआ, उसमें पुलिस ने इरफान पठान जो AIMIM का नेता है उसको समझाने बुझाने के लिए बुलाया। और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो हिस्ट्री टीचर है और वो काफी चर्चित है टांडा में, तो पुलिस ने उसको क्यों बुलाया समझाने के, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़का बता रहा है कि जो भीड़ बुलाई गई थी वो कहीं ना कहीं इरफान पठान के कहने पर बुलाई गई थी। और जो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है फराज, उसके भी संबंध कहीं ना कहीं इरफान पठान से हैं। जी बिल्कुल। जब ये अब आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है, पुलिस विभाग से क्या कहा जा रहा है इस बाबत? देखिए, अभी तो पुलिस ने कल कहा कि जो है फराज को उठा लिया गया है और बाकी लोगों को भी शिनाख्त कर लिया गया है। बाकी लोगों के लिए काउंसलिंग की जा रही है, जो और अभियुक्त हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि इरफान पठान के मामले पे अभी तक पुलिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जो भी आगे अपडेट होगा वो बताया जाएगा। जी बिल्कुल यज्ञेश, यहाँ सवाल उठता है कि इरफान की भूमिका को लेकर के बाकी लोग मुखर हैं और जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं उसके आधार पर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, इस बात की जानकारी भी सार्वजनिक होती है या नहीं, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया यज्ञेश। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद। अब इसके घर पर बुलडोजर चलने वाला है। जावेद के घर रात को ध्वस्तीकरण का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था। इसके अलावा मास्टरमाइंड के घर के साथ ही कई और आरोपियों के हिंसा में शामिल लोगों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है, ये खबर आ रही है। जहां जावेद के घर पर रात में ही नोटिस दे दिया गया था। आलीशान मकान है इसका, करेली थाने में लगता हुआ, और ऐसे में नोटिस के बाद क्या कार्रवाई होगी? 11 बजे ठिकानों पर बुलडोजर चल सकता है। और सिर्फ जावेद पंप ही नहीं, कई और भी हैं संदिग्ध। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का और जानकारी लेंगे, तस्वीरें देखेंगे कि प्रयागराज में कैसी है इस वक्त की फिजा, क्या कुछ चल रहा है और आने वाले वक्त को लेकर के, तैयारियों को लेकर के क्या जानकारी है मोइन के पास। जी मोइन। देखिए, प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को मास्टरमाइंड बताया गया था। उसके घर पर आज बुलडोजर चलना है, योगी सरकार का बुलडोजर चलना है। और आपको बता दें कि बुलडोजर चलने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 11 बजे तक का वक्त दिया गया है कि 11 बजे इस पूरे मकान को खाली कर देना है। और ये जो नोटिस है आप देख रहे हैं, ये नोटिस चस्पा है, इस पे अल्टीमेटम दिया गया है। और यहाँ पुलिस फोर्स जुटनी शुरू हो गई है। और घर के अंदर चूंकि कई महिलाएं भी हैं, इसलिए आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ साथ जो सर्किल ऑफिसर हैं पुलिस के, वो यहाँ पर आ चुके हैं। पुलिस की कई गाड़ियां आप यहाँ पर खड़े हुए देख सकते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उल्टी गिनती जो है इस मकान को गिराए जाने की शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर बुलडोजर आएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और ये जो पूरा मकान है, 2 मंजिला मकान है, आलीशान मकान है और करोड़ों की इसकी लागत है। 25 फीट चौड़ा ये मकान है, 60 फीट गहरा है और 2 मंजिला ये मकान है। परिवार घर के अंदर जो है अभी भी परिवार की कुछ महिलाएं मौजूद हैं, कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं। और उम्मीद ये आशंका इस बात की है कि शायद वो घर से बाहर ना निकले। इसी वजह से आप देखिए कि अभी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। तो धीरे धीरे करके ये जो पूरा इलाका है छावनी में तब्दील होता जा रहा है और लगातार पुलिस फोर्स की आमद बढ़ती जा रही है। और गली के बाहर जो सड़क की तरफ जाने वाला रास्ता है, देखिए
लाइन से लाइन आपको पुलिस की ही गाड़ियां यहां पर नजर आएंगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि योगी सरकार का शिकंजा जो दंगे से जुड़े हुए लोग हैं, हिंसा से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर कसता जा रहा है। और योगी सरकार एक सख्त संदेश देना चाहती है। जो घटना का मास्टरमाइंड है जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाना है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और देखिए जो घर के बाहर जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण का नोटिस देर रात यहां पर लगाया गया था, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 12/6/2022 को यानी आज के दिन प्रातः 11 बजे तक रिक्त खाली कर दे, जिससे भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। रात के वक्त जो है ये नोटिस यहां पर चस्पा किया गया है। और देखिए इस तरफ से भी जो है वो पुलिस फोर्स आनी शुरू हो गई है यहां भी। तो ये जो पूरी गली है, एक करेली इलाका है, जेके नगर कॉलोनी है, ये जो पूरी गली है यहाँ पर पूरी जो है गली में जो है वो पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। और अब से कुछ देर बाद ये रास्ता भी बंद कर दिया परिवार को लेकर के क्या वाहनों की जानकारी है? आवाजाही बंद कर दी जाएगी। जावेद के इस घर में कौन कौन मौजूद हैं और वो खुद भी रहा करता है इसमें? देखिए जावेद मोहम्मद इसी घर में रहा करता था, वो गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल भेजा जा चुका है। इसके साथ साथ उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। एक अन्य बेटी जो है वो दिल्ली में है, जेएनयू में पढ़ाई करती है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो महिला विंग है वहाँ पर छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी है। इसके साथ आपको बता दें कि ये जो मकान आप देख रहे हैं, हमें जो सूचना है कि इसमें जावेद मोहम्मद की बहू रह रही है। इसके साथ साथ परिवार की एक आध और महिलाएं हैं, कुछ करीबी रिश्तेदार भी यहाँ पर है। सुबह से हम यहीं पर हैं। हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश की कि घर में जो लोग रह रहे हैं अगर वो अपना कोई पक्ष रखना चाहें, कोई बात करना चाहें, लेकिन कई बार बेल बजाने के बावजूद कोई घर से बाहर नहीं निकला है। तो कई लोग अंदर हैं, महिलाएं कई हैं और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। और ये जो गली का रास्ता है इसे अब बंद कर दिया गया है और पूरी गलियों में आपको सिर्फ पुलिस के लोग दिखाई देंगे, पुलिस की गाड़ियां दिखाई देंगी। कार्रवाई की प्रक्रिया क्या होती है? नोटिस कल रात चस्पा किया गया, ये क्या अगर नक्शा की बात की जा रही है, नक्शा बिना पास कराए इस बिल्डिंग को बना दिया गया है, इस मकान को बना दिया गया है, कितना वक्त नोटिस दिया जाता है और क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए ये पहली नोटिस नहीं है, इससे पहले भी नोटिस दिया गया था। इस नोटिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मई महीने में आपको नोटिस दिया गया था, आपको उपस्थित होने के लिए अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन आप खुद भी नहीं आए, आपका कोई वकील भी नहीं आया। उसके बाद आपको एक और सूचना दी गई, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। और उसके बाद अब ये आखिरी अल्टीमेटम दिया जा रहा है, क्योंकि आपने जो अवैध निर्माण था उसको खुद भी तोड़ा नहीं, इसलिए आखिरी अल्टीमेटम है कि आज सुबह 11 बजे तक इसे खाली कर दें ताकि इसको उसका ध्वस्तीकरण किया जा सके, इस पर बुलडोजर चलाया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आलीशान तरीके से पूरा मकान बना रखा था जावेद मोहम्मद ने। 2 मंजिला मकान है, ऊपर छत भी है और 25 बाई 60 फीट का ये पूरा मकान है, जिस पर जी सवाल दोहराते हैं अपना। कितना पुराना मकान होगा ये? चलिए देखिए ये जो पूरा करेली इलाका है ये बहुत पुराना नहीं है, तकरीबन 20 से 25 साल पुराना ये पूरी आबादी वाला इलाका है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि तकरीबन 2 दशक पहले का ये मकान है और मकान की हालत भी देखकर ये नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पुराना मकान है। 25 फीट इसकी चौड़ाई है, 60 फीट गहराई है, 2 मंजिला मकान है। जैसे ही तस्वीरें आएंगी आपने काफी जानकारी दी है इस पूरे मकान को लेकर के। जावेद का ये घर है, बताया ये जा रहा है कि घर में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे निपटने के लिए महिलाएं मौजूद हैं, इसीलिए महिला पुलिस फोर्स की भी तैनाती है। हलचल जैसे बढ़ेगी मोइन आपका रुख करेंगे। ये तस्वीरें खास इसलिए हैं क्योंकि जावेद पंप मास्टरमाइंड माना जाता है और अब उसके मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई होगी। नोटिस चस्पा किया जा चुका है कल रात ही और 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। तो देखिए प्रयागराज में हिंसा के तीसरे दिन आज पूरी तरीके से शांति है और हिंसाग्रस्त इलाकों की आप बात करें तो बाजार अभी भी बंद है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन की ये रिपोर्ट देखिए।
संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद का आज तीसरा दिन है। आज भी पूरी तरह से शांति है, कहीं भी किसी तरह की हिंसा या हंगामे की कोई खबर नहीं है। हालात पूरी तरह से काबू में हैं। हालांकि हालात को सामान्य होने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। इस वक्त हम उसी अटाला और नूरुल्लाह रोड को जोड़ने वाली सड़क पर मौजूद हैं, जहां शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। ये जो सड़कें हैं पत्थरों से पटी हुई थी और ठीक सामने की जो सड़क आप देख रहे हैं वहाँ तमाम वाहनों में आगजनी की गई थी। पुलिस की कई बाइकें जला दी गई थी, पीएसी का एक ट्रक जला दिया गया था। तो जो पूरा अटाला के आसपास का इलाका है वो अभी भी बैरिकेड किया गया है। सिर्फ 2 पहिया वाहन जाने की अनुमति दी जा रही है, वो नहीं आने जा रहे हैं। हालांकि जो बाजार हैं, जो दुकानें हैं, वो आज लगातार तीसरे दिन भी बंद है और जो लोग इस पूरे इलाके में अंदर आ रहे हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उनसे चेकिंग की जा रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और पूरा का पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील है। तो जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखें, कानून को कतई अपने हाथ में ना लें, क्योंकि उस कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हिंसा में शामिल 68 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, इन्हें जेल भी भेजा जा चुका है। और जो मोहम्मद जावेद नाम का शख्स है, जिसे पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उसके परिवार की 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है और आज सरकार का जो बुलडोजर है वो भी इस इलाके में चल सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 45 घंटे का वक्त बीतने के बाद प्रयागराज में हालात जो है वो पूरी तरह से काबू में है। कहीं किसी तरीके की हंगामे या हिंसा की कोई खबर नहीं है और हालात जो है वो धीरे धीरे कर अब सामान्य हो रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी पहुंचे सीएम आवास। सीएम को अब तक की कार्रवाई की जानकारी देने के लिए संभवतः एसीएस के पहुंचने की खबर आ रही है। इसके साथ आगे की रणनीति पर भी सीएम से मंत्रणा जानकारी हो सकती है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी पहुंचे हैं सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर और अब जानकारी साझा करेंगे। मौजूदा स्थिति क्या है, आने वाले वक्त की रणनीति क्या है, संभवतः इन तमाम जानकारी के साथ वो पहुंचे हैं और साझा करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी शैलेश से लेते हैं। शैलेश, ये बुलाया गया है या अपने आप पहुंचे हैं जानकारी देने के लिए, क्या जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री के यहाँ जो टीम 9 की बैठक होती है उसमें अवनीश अवस्थी जी जाते हैं और आज उनका जाना इसलिए खास क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, जिस तरह का अभी मामले हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, हिंसा की आप बात करें, पत्थरबाजी की, उसको लेकर देखिए सरकार एक्शन मोड में है, काफी सख्त रुख अपना रही है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है। आज अगर बात करें देखिए प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई कुछ ही देर में होने वाली है। तो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और वहां पर अब तक जो कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी को लेकर गए, साथ ही किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी, आगे के हफ्ते को लेकर किस तरह की तैयारी है पुलिस प्रशासन की, शासन के स्तर से। इसके अलावा आगामी जो शुक्रवार है उसको भी देखिए चुनौतीपूर्ण मान रहा है विभाग कि जिस तरह से 3 जून फिर 10 जून को घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद क्योंकि देखिए 3 जून को कानपुर में मामला सामने आता है, लेकिन जब 10 जून की बात करें तो तमाम शहरों में और कई अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं हुई। तो अगले शुक्रवार को लेकर, अगले जुमे को लेकर यानी 17 तारीख को लेकर बरेली पर देखिए खास निगाह बनी हुई है, क्योंकि बरेली में आगामी शुक्रवार को एक कॉल किया गया है। जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसके बाद कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की क्या तैयारी है, किस तरह से आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर पूरा जो अपना एक्शन प्लान है वो लेकर गए हैं अपर मुख्य सचिव गृह और लगातार इन चीजों की मुख्यमंत्री को पल पल की अपडेट दी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं इन चीजों को लेकर। तो निश्चित रूप से अब से कुछ देर में जब वो निकलेंगे तो हमारी कोशिश होगी, बात करेंगे अपर मुख्य सचिव गृह से भी हम, वो जानेंगे कि क्या आगे की तैयारी। अब तक की अगर बात करें देखिए 304 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं प्रदेश भर में, जो 9 जिले हैं जहां पर देखिए सबसे इस तरह के मामले सामने आए थे घटनाओं के, और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो प्रयागराज। शुक्रवार का शोर रविवार तक भी सुना जा सकता है हिंसा का, और अब इस पर जो कार्रवाई होने वाली है उसकी प्लानिंग क्या है, इसकी जानकारी भी हम दर्शकों से साझा करेंगे। शुक्रिया शैलेश। आगे बढ़े, लखनऊ हिंसा के मामले में अब तक 304 गिरफ्तारी की खबर आ रही है। देखिए प्रयागराज से अकेले 91 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सहारनपुर की बात करें तो 71 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। 71 पूरा आंकड़ा सहारनपुर का है। मुरादाबाद की अगर आप बात करें तो 34 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वही अंबेडकर नगर में भी 34 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। हाथरस में 51, फिरोजाबाद में 15
उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी हिंसा मामले में अब तक कुल 13 एफआईआर हुई है। प्रयागराज और सहारनपुर में 3-3 एफआईआर दर्ज है। हाथरस, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, जालौन और लखीमपुर खीरी में 1-1 एफआईआर दर्ज है और कुल एफआईआर की संख्या है 13। तो देखिए, अपडेट लगातार हो रहा है, गिरफ्तारी धरपकड़ लगातार जारी है और ऐसे में अब तक गिरफ्तार लोगों की संख्या जा पहुंची है 304। प्रयागराज से सबसे ज्यादा भयानक तस्वीरें आई थी और वहीं पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारी भी हुई है। 91 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चलिए जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से। विवेक, ये बताइए कि प्रयागराज से सबसे ज्यादा गिरफ्तारी दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले वक्त को लेकर भी चौकसी बढ़ती जा रही है। क्या क्या चीजें चल रही हैं अभी? देखिए, जैसा कल शाम को जब मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये थी कि उसमें सभी प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष और नगर निकायों के, नगर निगमों के नगर आयुक्त भी मौजूद थे। यानी ये बैठक पूरी तैयारियों को लेकर की गई थी कि उपद्रवियों के खिलाफ किस तरह से एक्शन प्लान बनाना है, उनकी कितनी जो संपत्तियां हैं वो चिन्हित करनी है, चिन्हित करके उनको किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर चलाया जाएगा, ध्वस्तीकरण किया जाएगा, नोटिसें चिपकाई जाएंगी मकानों पर। तो ये प्रक्रिया कल शाम से ही शुरू हो गई थी। इसी के तहत ही गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ी है, तेजी से गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज सुबह से ही नगर निगम और जो विकास प्राधिकरण है उनके उपाध्यक्ष, उनकी पूरी टीम सभी जनपदों में, खासकर प्रयागराज में और सहारनपुर में, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ था और सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज है, सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। इन दो जनपदों में खासकर ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी उपद्रवी हैं उनकी संपत्तियों को चिन्हित करके वहां ध्वस्तीकरण का नोटिस छपा करके पूरी कार्रवाई की जाए और मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जाए। अवनीश अवस्थी अभी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पर, उन्होंने भी इसी बारे में जानकारी दी है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है, कार्रवाई शुरू हो गई है, नोटिस छपा करने का काम चल रहा है, टीमें निकल पड़ी हैं, बुलडोजर लेकर, जेसीबी लेकर टीमें खड़ी हुई हैं। जैसे ही हरी झंडी मिलती है, कुछ समय दिया गया है जो उपद्रवी हैं उनको मकान खाली करने के लिए कि वो मकान खाली कर दें, सामान अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल दें। प्रयागराज समेत तमाम जगहों पे जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को हुई हिंसा को लेकर एक्शन की है, जहां गोरखपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने पीस कमेटी के साथ बैठक करके शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही संवेदनशील इलाकों पर गश्त भी बढ़ाई गई है। अब ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों की छानबीन भी की जा रही है। देखा यह जा रहा है कि क्या कहीं अभी भी ईंट पत्थर तो इकट्ठा नहीं है। बांदा से खबर मिल रही है, जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला बताया जा रहा है। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज हो रहा है। बिजली नहीं आने से जिला अस्पताल के मरीज परेशान बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल का अलग फीडर होने पर भी बिजली नहीं है। बड़ी खबर बांदा से, टॉर्च और फ्लैश लाइट की रोशनी में इलाज चल रहा है आपके सामने, और आए दिन की ये कहानी हो गई है। अभय निगम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अभय, क्या है इस बिजली कटौती के पीछे की जानकारी, क्या वजह बताई जा रही है? जी, आपको बता दें कि ये जिला अस्पताल की ये बदहाल स्थिति आज से नहीं है, ये हमेशा से रही है। जबकि मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, उप मुख्यमंत्री द्वारा लगातार देश बदल बदल के छापेमारी की जा रही है जिला अस्पतालों में, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जिला अस्पताल में सुधारने की कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। ये देर रात का मामला है, जब करीब 1 से 1.5 से 2 घंटे के लिए यहाँ लाइट बिजली सप्लाई बंद हो गई थी। उस दौरान जिला अस्पताल का एक जनरेटर भी है जो कि विद्युत आपूर्ति जाने के बाद उससे सप्लाई की जाती है, लेकिन वो भी नहीं चला और मजबूरी में लोगों को टॉर्च की रोशनी दिखा। अच्छा, ऐसा अमूमन होता है या फिर कल का दिन ही था जब 1 से 1.5 घंटे बिजली गुल रही? जी नहीं, ये अक्सर ऐसा होता है। वो बात अलग है कि कभी 1 घंटे के लिए ऐसा होता है, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 4 घंटे के लिए। क्या कहना है अस्पताल प्रशासन का? क्या कहना है, जब जनरेटर है बैकअप पे लाइट क्यों नहीं है? जब हमने इस मामले में सीएमएस एसएन मिश्रा जी से बात की जिला अस्पताल के, तो उन्होंने बताया कि ये हमारा इसका स्वतंत्र फीडर है अलग से, लेकिन यहाँ पर एक खुरहंड क्षेत्र है जिसको भी इससे अटैच कर दिया गया, जिसकी वजह से लोड ज्यादा पड़ता। आपको बता दें, खुरहंड
क्षेत्र वीआईपी माना जाता है, क्योंकि ये जो सदर के विधायक है उनका आवास है उधर पर। तो विधायक जी की तरफ बिजली आती रहे, अटैच कर दो अस्पताल से, अस्पताल के लोगों का ये हाल रहे, ये जवाब दे रहे हैं सीएमएस साहब आपके। बहुत बड़ी खबर, ये तस्वीरों को देखिए आप, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए खुद छापा मारते हैं, खुद औचक निरीक्षण करते हैं, और विधायक जी के एरिया को रोशन करने के लिए अस्पताल की बिजली गुल कर दी जाती है, और उस पर भी क्लैरिफिकेशन यही दिया जाता है कि अटैच कर दिया गया है जो बिजली सप्लाई है एक वीआईपी एरिया से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।